खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। कोरोना और लॉकडाउन की वजह से एक तरफ जहां पर जान की चिंता है तो दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था की भी चिंता करनी है और इनके बीच पूरे देश में प्रवासी मजदूरों की गंभीर समस्या भी पैदा हो गई है। केंद्र और राज्य सरकारें इस चुनौती को कैसे पूरा कर रही हैं, इन्हीं सब सवालों पर चर्चा के साथ हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी। बहुत स्वागत है गजेंद्र सिंह शेखावत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर, सबसे पहले बड़ी बात यह है कि अभी सबसे ज्यादा जो आबादी है वो माइग्रेशन की दिखाई दे रही है और ऐसे में जो आपके संसदीय क्षेत्र जोधपुर की बात करें तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जोधपुर से राज्य में जयपुर के बाद सबसे ज्यादा पॉजिटिव केसेस दिखने को मिल रहे हैं। सर, कहाँ लग रहा है, कहाँ पर कमी रह जा रही है? देखिए, जहाँ तक पॉजिटिव केसेस की बात अगर मैं करूँ तो जयपुर और जोधपुर दोनों के परिप्रेक्ष्य में राजस्थान में दो जगहें जो है हॉटस्पॉट बनी थी जी। और एक बार की तो ऐसा लग रहा था कि दोनों शहरों के बीच में कंपटीशन चल रहा है कि कहाँ पॉजिटिव नंबर ऑफ केसेस ज़्यादा होंगे। दोनों के परिप्रेक्ष्य में यदि देखें हम पिछले 2 महीने में जिस तरह से जो है ये चीज़ें धीरे धीरे आगे बढ़ी, जमात के लोग जब जयपुर में पहुंचे, ये पता लगा जयपुर और जोधपुर में उनको आइडेंटिफाई किया गया, वहाँ जो है पॉजिटिव केसेस दोनों ही जगह पाए गए। उसके बाद में जब लॉकडाउन इम्पोज हुआ और लॉकडाउन को जिस इफ़ेक्टिव मैनर में इन दोनों जगहों पर इम्पोज करना चाहिए था, लुकिंग टूवर्ड्स कि ये जहाँ जो केसेस वहाँ मिले हैं, दुर्भाग्य से वो नहीं कर पाए। मैंने उस समय भी कहा था कि हमको राजनीतिक मजबूरियों के ऊपर उठ करके वर्तमान हालात और इस बीमारी की चुनौती के अनुरूप निर्णय करना चाहिए था। शायद राज्य सरकार उसमें कहीं फेल हुई। भीलवाड़ा मॉडल की बार बार चर्चा करने और अपनी पीठ खुद ही थपथपाने वाली सरकार नाक के नीचे जयपुर में आकर के असफल हो गई। मुख्यमंत्री जी के गृह जिले में, गृह क्षेत्र में और उनके विधानसभा क्षेत्र में आकर के असफल हो गई। निश्चित रूप से ये इट वॉज ए मैटर ऑफ इंट्रोस्पेक्शन और उसके बाद में बार बार आग्रह करने के बाद में भी कर्फ्यू नहीं लगाया गया। जब लगाया गया तो कर्फ्यू की हालात भी लॉकडाउन जैसे ही थे। सरकार की पार्टी जो पार्टी सरकार में सत्ताधारी दल के एमएलए खुद लॉकडाउन और कर्फ्यू के क्षेत्र में खड़े होकर के कर्फ्यू और लॉकडाउन का मखौल उड़ा रहे थे, भीड़ इकट्ठी कर रहे थे, लोगों की बातें कर रहे थे और जिस तरह के स्टेटमेंट्स दे रहे थे, लोगों को इस कर्फ्यू को पालना के लिए मोटिवेट करने के बजाय जो है उसमें गलियां और मार्ग निकालने की कोशिश कर रहे थे। उसके कारण से इस तरह की परिस्थिति पैदा हुई और बाद में जो अपेक्षा थी कि ये बाउंड्रीज पार करके शहरों तक फैलेगा और शहर के दूसरे हिस्सों में भी फैलेगा, वही हालात हुए। जोधपुर और जयपुर दोनों ही शहरों ने इसकी कीमत चुकाई है। जहाँ तक मजदूरों का प्रश्न है, देखिए, जहाँ तक मजदूरों का प्रश्न है, जो अभी हम सबको सामने बड़ी चुनौती दिखाई दे रही है, जो प्रवासी लोग, प्रवासी कामगार, प्रवासी व्यवसायी, प्रवासी व्यापारी, निश्चित रूप से एक इमोटिव प्रेशर सबके मन में था जो जहाँ कहीं भी काम कर रहा था। हालांकि भारत सरकार ने राज्य की सरकारों को स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड के माध्यम से खुली छूट प्रदान की थी कि वो ऐसे सारे प्रवासी लोग या जो स्टैंडर्ड हैं, जो आवासहीन हैं, उन सब के लिए आवास की व्यवस्था करें, अच्छा क्वालिटी भोजन की व्यवस्था करें, 3 टाइम का भोजन उनको मिले, इसको सुनिश्चित करें, ऐसा निर्देश दिया था और उसके लिए धनराशि भी मुहैया कराई थी। राजस्थान सहित सभी प्रदेशों को मिली थी। क्वारंटाइन सेंटर्स के लिए भी ऐसा ही पैसा जो है पैसा खर्च किया जा सकता है, इसकी व्यवस्था देश की सरकार ने की थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें भी चूक हुई। और उस सब से ऊपर भी जो भावनात्मक दबाव था, वो भावनात्मक दबाव जो है उसने मजदूरों को प्रेरित किया। और इसके अतिरिक्त यदि मैं राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो एक विषय और भी बड़ा गंभीर था। राजस्थान की सरकार ने और अन्य प्रदेशों की, कुछ अन्य प्रदेशों की सरकारों ने भी बार बार ये घोषणा की, उनके मुख्यमंत्रियों ने बार बार ये स्टेटमेंट दिए, उनके दूसरे नेताओं ने, मंत्रियों ने ये स्टेटमेंट दिए, हम अपने लोगों को लाने के लिए तैयार हैं, हमारी बसें तैयार खड़ी है, केवल केंद्र सरकार अनुमति दे, हम कल लेकर आ जाएंगे। जब लॉकडाउन 2 जाके रिलैक्सेशन प्रोवाइड हुए और उस समय जब अनुमति दी गई उसके बाद में कि बस के माध्यम से स्टैगर्ड मैनर में लोगों को लाया जा सकता है, राज्य सरकार ने उसमें असफल हुई। वो 4000 बसों की बातें जो है केवल बातें बन करके रह गई।
उसके बाद में तुरंत उन्होंने बात करना शुरू किया कि अब हमको रेल की सुविधा प्रदान की जाए। जब रेल की सुविधा प्रदान कर दी, तो अगर मैं कल के आंकड़े आपके साथ में शेयर करूं, तो कल भी, आज सुबह तक भी उत्तर प्रदेश की सरकार ने जहां 400 से ज्यादा ट्रेन अपने यहां अंदर आना अनुमति तो ज्यादा प्रदान कर दी, 400 ट्रेनें जहां उत्तर प्रदेश में पहुंच चुकी है। बिहार 300 का आंकड़ा क्रॉस कर चुका है। उत्तर प्रदेश की सारी ट्रेन जो रास्ते में, अगर उन सबको जोड़ लिया जाए तो 500 के बराबर ट्रेन होंगी जो है। ऐसी बिहार ने जो है 300 ट्रेन स्वीकार कर ली। क्यों कर राजस्थान में केवल अभी 17 ही ट्रेनें आई हैं? ये निश्चित रूप से हमको, आज राजस्थान में जो रजिस्ट्रेशन हमने कराया था, 12 लाख लोगों का रजिस्ट्रेशन था, उन 12 लाख लोगों में से कितने लोगों को ट्रेन से लाने के लिए हमने अनुमति प्रदान की है अपने काउंटर पार्ट स्टेट के साथ में बातचीत करके, और क्यों नहीं हम वहां से अपने लोगों को लाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। बीच में ऐसे देखने को आया, जब भारत सरकार ने अनुमति प्रदान कर दी, उसके बाद में राज्यों को, राजस्थान की सरकार ने और अन्य राज्यों की सरकारों ने अनुमति प्रदान कर दी, लोग रवाना हो गए, और बाद में रास्ते में हमने अपने बॉर्डर्स को सील कर दिए। हजार गाड़ियां हजारों लोगों को लेकर के रास्ते में खड़ी थी, बॉर्डर्स पर खड़ी थी। हमारे नेबरिंग बॉर्डर्स स्टेट्स को हमने बता दिया कि हम अपने यहाँ अलाउ नहीं करेंगे, तो उनको बाहर रहना पड़ा। 5-5 दिन लोग अपने बीवी बच्चों को लेकर के, गर्भवती महिलाओं को लेकर के, बूढ़े लोगों को लेकर के सड़क पर खड़े थे। निश्चित रूप से हमको अब इस विषय को होलिस्टिक रूप से, राजनीति से ऊपर उठ करके इस विषय को संपूर्णता के साथ में देखने की आवश्यकता है। और मैं आपको एक बात दावे के साथ में कह सकता हूं कि दोनों राज्य सहमति प्रदान करने के बाद में माननीय रेल मंत्री जी ने तो दावा किया कि हम 3 घंटे में ट्रेन ट्रैक रैक जो है उपलब्ध कराएंगे। 600 रैक्स उसके लिए खड़े। आज भी अगर दोनों राज्य तय करते हैं और सारे राज्य देश करके मिलकर के अपनी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करते हैं, अगले 2 दिन में आपको एक भी व्यक्ति सड़क पर चलता हुआ नहीं दिखाई देगा। ये ईज आउट हो जाएगा। सर, क्योंकि आज वेस्ट बंगाल में केवल 6 ट्रेन की उन्होंने अनुमति प्रदान की है। जी सर, आपके पास जल शक्ति केवल 6 ट्रेन की अनुमति प्रदान की है। जी, अब हम अगर मंत्रालय की बात करें तो आप कैसे इसको आगे बढ़ा रहे हैं? क्योंकि लॉकडाउन के दौरान जाहिर सी बात है, काम उतना नहीं हो पाया होगा, उतनी गति से नहीं बढ़ पाया होगा, तो अब आगे की क्या रणनीति है? देखिए, जल शक्ति मंत्रालय के जो प्रोजेक्ट्स, जो इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, बड़े लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स जो चल रहे हैं, निश्चित रूप में से उनमें कुछ काम की गति में विराम लगा है। उसके कारण से कुछ जो है काम की गति धीमी हुई है, कुछ काम जो है रुका भी है। जहाँ तक नमामि गंगे मिशन के सूवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन का काम है, उसके काम को हमने अनुमति मिलते ही वापस कामों को, क्योंकि शेष अन्य काम, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स के काम प्रत्यक्ष रूप से राज्य सरकारों को संचालित कर रहे होते हैं। इन कामों को हमने, जो नमामि गंगे मिशन जो हम मिशन मोड में काम कर रहे हैं, इसके लिए हमने उन सारे प्रोजेक्ट्स पर वापस काम शुरू हो जाए, इसके लिए हमने राज्यों के साथ में मीटिंग करके आग्रह किया। और तीसरा जो सबसे बड़ा विषय है, जो हम मिशन मोड में माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं, जैसा उन्होंने देश के सामने संकल्प व्यक्त किया है कि हम आने वाले 5 साल में देश के प्रत्येक घर तक पीने का पानी पहुंचाएंगे। आज आज़ादी के 70 साल बाद में जितने एफर्ट्स हुए, उन राज्य सरकारों ने, केंद्र की सरकारों ने जो कुछ भी एफर्ट्स किए, उसके बावजूद भी हमारा टोटल आंकड़ा जो है 16% के आसपास में। पहले हम 18 की बात करते हैं, पर अभी रिवाइज डेटा जब हमने कलेक्ट किया, हमने डेटा को सारा जो है इन आवासन, जो हाउसिंग के डेटा के साथ में, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के साथ में, जो हमारा सैनिटेशन मिशन था उसके साथ में जोड़ करके जब देखा, तो जानकारी आई कि जो डेटा हमारे को पहले प्रोवाइड कर किया गया था, उससे कहीं ज़्यादा आवास हमारे यहाँ है। आज भी 16% के आसपास घरों तक ही हम पीने का पानी नल से माध्यम से पहुंचा पाए थे। 84% काम अभी बाकी था। हमने लक्ष्य लेकर के काम पिछले 15 अगस्त को घोषणा के बाद में काम प्रारंभ किया था। पिछले वर्ष का जो लक्ष्य है, पिछले फाइनेंशियल वर्ष का लक्ष्य लगभग हम पूरा कर पाए। लेकिन इस बार क्योंकि कोरोना की महामारी के कारण से 2 महीने व्यवधान था, हमने राज्य सरकारों से इस समय में आग्रह किया। मैंने व्यक्तिगत रूप से सारे मंत्रियों से बातचीत की, मैंने सचिवों के स्तर पर वार्ता कराई, इंजीनियर्स के स्तर पर वार्ता कराई, कि राज्यों से आग्रह किया कि आप अपनी प्लानिंग से रिलेटेड जितना काम है, जो टेबल पर बैठ के हो सकता है, डीपीआरस बनाई जा सकती है, योजनाओं का किस तरह से हम जो है इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, इसके बारे में जो कुछ भी कार्रवाई की जानी है उसको कंप्लीट कर लें। और रोल ऑन जैसे ही काम करने की अनुमति मिली, हमने राज्यों से वापस आग्रह किया कि तुरंत काम शुरू करना चाहिए। और उसकी दोहरी उपयोगिता है। पहली उपयोगिता ये कि हम मिशन मोड में काम कर रहे हैं, हमको 5 साल में लक्ष्य के पूरा करना है। और दूसरी उपयोगिता यह है कि जो आज समय की सबसे बड़ी मांग और आवश्यकता है, वो है कि गांव में रोजगार उपलब्ध हो। हालांकि नरेगा के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराने के लिए देश की सरकार ने काम करना प्रारंभ किया है, लेकिन साथ ही साथ में
जल जीवन मिशन जो हर घर तक नल पहुंचाने का जो संकल्प है, ये क्योंकि हर गांव में होना है। हम हर गांव में इस एक्टिविटी को यदि प्रारंभ करते हैं, हम रोजगार के कितने सारे अवसर पैदा कर सकते हैं। हर गांव में ट्रेंच खोदेगी, हर गांव में पाइप बिछाए जाएंगे, प्लम्बर की जरूरत पड़ेगी, ट्रेंच खोदने के लिए मजदूरों की जरूरत पड़ेगी, टंकी के निर्माण के लिए जरूरत पड़ेगी, पानी के स्रोत के निर्माण के लिए जरूरत पड़ेगी, सीमेंट का काम करने वाले कारीगरों की जरूरत पड़ेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करने वाले कारीगरों की जरूरत पड़ेगी, मैसन की जरूरत पड़ेगी, प्लम्बर की जरूरत पड़ेगी, फिटर की जरूरत पड़ेगी। उन सबको रोजगार मिलेगा। हम विद इन द विलेज जो है इस स्कीम के माध्यम से बहुत बड़ी रोजगार अपॉर्चुनिटीज खड़ी कर सकते हैं। हम उसके लिए कमिटेड है। हमने राज्यों से बार बार आग्रह किया है कि आप शीघ्रता के साथ में काम शुरू करें, ताकि ये हम एक ही इस काम के माध्यम से 2 लक्ष्य हासिल कर सकें। सर, आप रोजगार की बात कर रहे हैं, तो जो आज आर्थिक पैकेज आया है उसमें माइनिंग की बात भी की गई है, जिसमें निजी क्षेत्र को देने की भी बात की जा रही है। इसका क्या असर पड़ेगा, और क्या ऐसा नहीं है कि इससे जो अवैध खनन होते हैं उसको बढ़ावा मिलेगा? इसकी क्या आगे की रोड मैप होगा सर? देखिए, देश में रोजगार के सबसे बड़ा प्रदाता सेक्टर जो है वो एग्रीकल्चर है जी। और सरकार का एग्रीकल्चर पर, कृषि पर कितना फोकस है, इसको इस बात से समझना पड़ेगा कि पहले दिन के अनाउंसमेंट में, दूसरे दिन के अनाउंसमेंट में और आज तीसरे दिन के अनाउंसमेंट में एकमात्र सेक्टर अगर जिसको कॉमन है तीनों दिन में था, तो वो एग्रीकल्चर का था। हमने पहले दिन किसानों को लघु अवधि ऋण और देने और किस तरह से उनको मिलेंगे, केसीसी कार्ड कैसे मिलेंगे, इन सब के बारे में चर्चा की। 2.5 करोड़ नए केसीसी कैसे बनाए जाएंगे, इन सब के बारे में चर्चा की। दूसरे दिन हमने एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्री प्रोसेसिंग और एलाइड सेक्टर को स्ट्रेंथन करने की बात की। और तीसरे दिन आज हमने जो हमारा जो पेरिशेबल फ्रूट है उसकी जो है शेल्फ लाइफ को कैसे बढ़ा सकते हैं एटॉमिक इरेडिएशन के द्वारा, उसके चर्चा की है। तो एक सेक्टर जो सबसे बड़ा है उसकी चिंता की। दूसरा सेक्टर जो है हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, एमएसएमई, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए हमने पहले दिन विस्तार के साथ में बात की, उसके कंप्लीट रिवाइवल पे बात की। और आज जो तीसरा सबसे बड़ा सेक्टर है माइनिंग का, कोल माइनिंग। आज देश में जो है दुनिया के सर्वाधिक कोल भंडार हैं। आप और मैं, हम सब जानते हैं कि कोयला जो है आने वाले समय में जो है ऐसा फ्यूल होगा जो पोल्यूशन के कारण से, उससे जो पोल्यूशन पैदा होता है उसके कारण से उस कोयले को का उपयोग करना संभव नहीं होगा। सारी दुनिया उसके विरुद्ध में खड़ी होने वाली है। हम उपयोग अपने संसाधनों का नहीं कर पाएंगे। भारत सरकार ने 50,000 रुपये आज उसके लिए जो है माननीय मोदी जी ने उसके लिए एलोकेट किए हैं कि हम कोयले का किस तरह से गैसिफिकेशन कर सकते हैं। आज ऐसी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है कि हम कोयले को लिक्विड में कन्वर्ट करके लिक्विड फ्यूल में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको डीजल में कन्वर्ट किया जा सकता है। कोयले के भंडारों के नीचे जो मीथेन गैस का भंडार है उसको किस तरह से एक्सट्रैक्ट करके दोहन किया जा सकता है, इसके ऊपर जो है हम 50,000 करोड़ रुपया खर्च करेंगे। और इसके अतिरिक्त कोयले की माइनिंग और अन्य माइनिंग सेक्टर, इन दोनों माइनिंग सेक्टर पहले भी प्राइवेटाइज ही था। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बस समझने में कमी है। माइनिंग सेक्टर में प्राइवेटाइजेशन पहले भी था। हमने आज ये कहा है कि हम इसको भी एक जो है माइनिंग का जो उसका एक्सप्लोरेशन के बाद माइनिंग के बाद में उसका प्रोडक्शन, और प्रोडक्शन के बाद में उसका जो है प्रोसेसिंग और मार्केटिंग, इस सब को एक चेन बना करके काम करेंगे। और कोयले के क्षेत्र में जो है हम केवल कैप्टिव कंजम्पशन की वाले कोई अनुमति नहीं देंगे। यदि कोई भी प्राइवेट प्लेयर आकर के और कोयला निकालता है और निकाल करके उसको ओपन मार्केट में सेल करना चाहता है, हम उसको अनुमति प्रदान करेंगे। 500 से ज्यादा ऐसे ब्लॉक्स जो हैं, और ऐसे ब्लॉक्स माइनिंग के नए ब्लॉक्स आवंटित किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त भी जो है आज के पैकेज में कितनी जो है एयर स्पेस को कम करना, बहुत दूरगामी लक्ष्य के साथ में सरकार काम कर रही है। मैं तो जल के क्षेत्र में काम करता हूं, मुझे जल क्षेत्र में काम करने की जिम्मेदारी मिली है। आज जियो स्पेशियल डेटा हमको बिना कॉस्ट के अवेलेबल होंगे या लोअर कॉस्ट पे अवेलेबल होंगे, ये देश के लिए एक बहुत बड़ा काम हो सकता है। क्योंकि आज भी हमारे पास में जियो स्पेशियल डेटा जो है विभिन्न कार्यों के लिए, डेवलपमेंट वर्क्स के लिए नहीं है। उसके माध्यम से हम अपने फॉरेस्ट को मॉनिटर कर सकते हैं, अफॉरेस्टेशन कर सकते हैं, डिफॉरेस्टेशन पे नजर रख सकते हैं। हम पानी के, भूगर्भ के जल को पुनर्भरण के लिए जो योजनाएं, जिन योजनाओं के माध्यम से काम करते हैं उन सबको साइंटिफिक बेस के साथ में कर सकते हैं। हमने इसके साथ साथ में इस पैकेज के माध्यम से जो है एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस में भारत की हिस्सेदारी को बढ़ाने की दिशा में जो है निर्णय लेने का काम किया है। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए निर्णय किया है।
मैं समझता हूं कि इस पूरे पैकेज को, यदि 3 दिन के इस पैकेज को यदि एक साथ में देखा जाए, ये नए भारत के निर्माण की तरफ मजबूती के साथ में और पूरी जो है जिम्मेदारी के साथ में और साहस के साथ में माननीय प्रधानमंत्री जी का उठाया हुआ कदम है। सर, अगर आप बात करें जो पानी की किल्लत की, चाहे वो राजस्थान की बात करें या फिर हम राज्यों की अगर बात करें, तो जो सूखाग्रस्त इलाके हैं, जो किसानों को सबसे ज़्यादा परेशान करते हैं, मानसून इतना ज़्यादा बदल रहा है, ऐसे में उसके लिए क्या रोड मैप है जो सूखाग्रस्त इलाके होंगे और किसानों के लिए? देखिए, पहले तो मैं यदि वर्तमान स्थिति की चर्चा करूं इस आपके प्रश्न के उत्तर में जी, 30 अप्रैल के दिन जो पिछले साल की तुलना में यदि हम तुलना करें, देश में कुल मिलाकर के 5,600 के से ज़्यादा मध्यम श्रेणी के और उससे बड़े मीडियम और लार्ज रिजर्वायर्स हैं, बांध हैं, ऐसी जल संरचनाएं हैं जहां पानी हम रोकते हैं। जल क्योंकि संविधान प्रदत्त व्यवस्था के अनुरूप राज्यों का विषय है, इसलिए उनका ऑपरेशन मेंटेनेंस सबकी जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। लेकिन जो बड़े रिजर्वायर्स हैं, 132 रिजर्वायर्स, उनकी मॉनिटरिंग का काम जो है भारत सरकार के स्तर पर भी होता है। अगर उन 132 रिजर्वायर्स की यदि मैं तुलना करूं तो देश के कुल वाटर बियरिंग कैपेसिटी, जो सारे 5,600 से ज्यादा बांधों में कुल पानी रुकता है, उसका 66% पानी इन 132 बांधों में आता है। मतलब 2/3 पानी की जो है डे टू डे मॉनिटरिंग हम करते हैं। और वो क्योंकि देश के सब कोनों में अवस्थित हैं, इसलिए हमको जो है देश की कमोबेश मोटी मोटी जानकारी, हो सकता है किसी एक छोटे क्षेत्र में कहीं कोई चुनौती हो, उसकी जानकारी हमको इसके माध्यम से मिलती है। 30 अप्रैल 2019 की अपेक्षा 30 अप्रैल 2020 को, मतलब पिछले साल की तुलना में इस साल हमारे पास 56% हमारे रिजर्वायर्स में पानी अधिक है। यदि 2019 से पहले के 10 साल का मैं औसत निकालूं तो भी उस औसत से भी हमारे पास 46% पानी ज्यादा है। इसका विपरीत यह है कि इस बार हमारे जल स्रोतों में कंपैरेटिवली ज्यादा पानी है, और ये हम सब जानते हैं कि इस बार जिस तरह से बर्फ गिरी है उसके कारण से हमारे माउंटेन्स पर, स्नो पीक पे, हमारे पीक्स पर जो है स्नो क्लैडिंग भी कंपैरेटिवली ज्यादा है। इसलिए हमारे को पानी आने वाले बर्फ से पिघल करके जो पानी आता है हमारे हिमालयन रिवर्स में, वो भी इस बार ज्यादा आने वाला है जी। तो ऐसी परिस्थिति में हमारे जल संसाधन कंपैरेटिवली पिछले साल की अपेक्षा में ज्यादा समृद्ध हैं। लेकिन फिर भी जल, क्योंकि हमारी अधिकतम निर्भरता आज भी 65% निर्भरता भूगर्भ के जल पर है, और वो लगातार जो है घट रहा है। लगभग जो है 20-22% हम स्ट्रेस्ड एरिया हमारे यहाँ पे है। हमने 7 ऐसे प्रदेशों को चिन्हित करके उनमें एक पायलट स्कीम 6,000 करोड़ रुपए की प्रारंभ की है, ताकि हम भूगर्भ जल के पुनर्भरण पर काम कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त पंचायती राज मंत्रालय के साथ मिलकर, ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ मिलकर के हमने नरेगा का पैसा अधिकतम वाटर रिलेटेड एक्टिविटीज में खर्च हो, इसको सुनिश्चित करने के लिए राज्यों से आग्रह किया है। 15th फाइनेंस कमीशन ने भी जो अनुशंसाएं की है उसमें इस वर्ष के लिए 30,000 करोड़ रुपया वाटर रिलेटेड एक्टिविटीज के लिए, वाटर हार्वेस्टिंग के लिए, वाटर रिलेटेड एक्टिविटीज के लिए और सैनिटेशन रिलेटेड एक्टिविटीज के लिए ईयरमार्क किया है। देश की सरकार हैंड होल्डिंग करके जो है इस क्षेत्र में जल के आंदोलन को जन जन का आंदोलन बना करके हम देश को जल समृद्ध बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। सर, आपने नमामि गंगे योजना की बात की थी। योजना तो चल रही है, लेकिन अगर हम इस कोरोना के वक्त की बात करें तो जो नदियां हैं हर जगह बहुत एकदम साफ नजर आ रही है। तो क्या लगता है अभी जो जिस तरीके से साफ है, स्वच्छ है, अपने आप हो गई है, इस कोरोना की वजह से कह सकते हैं, आवाजाही हर तरह से बंद है, तो क्या इसको लेकर भी आगे कोई रणनीति बनेगी जिससे कि, क्योंकि सबसे ज्यादा जो लोग उपयोग उसे करते हैं, नदियों को गंदा भी करते हैं, तो ऐसे में इसको देखकर भी कुछ आगे सोचा जाएगा जिससे कि आपकी जो योजना चल रही है उसमें और प्लस पॉइंट हो जाए? देखिए, निश्चित रूप से प्रत्येक दिन हमको नया कुछ सीखने को मिलता है, लेकिन मैं आपके माध्यम से सारे दर्शकों से एक बात साझा करना चाहता हूँ। हम सब भारतवासियों की कल्पना थी कि हम सब लोगों के लिए आस्था और आजीविका का आधार गंगा नदी और गंगा की सहायक नदियाँ अनवरत बहती रहें, अविरल रहें और निर्मल भी रहें। वर्षों से इसके ऊपर प्रयास में 1985 से लेकर के लगातार इस पे
जो है नेशनल गंगा मिशन 1, नेशनल गंगा मिशन 2, इन सब में काम हुआ, लेकिन अनुकूल का परिणाम नहीं प्राप्त कर सके। 2014 में सरकार बनने के बाद में माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह लक्ष्य देश के सामने रखा कि हम मिशन मोड में गंगा के स्वच्छता के लिए काम करेंगे। हमने अध्ययन किया कहाँ कहाँ से गंगा अस्वच्छ होती है, किन कारणों से होती है। पिछले जो कार्यक्रम नेशनल गंगा मिशन के समय में 15-20 साल 1985 से और उसके बाद 2014 तक के 14 साल 30 साल तक किए, वो क्यों सफल नहीं हुए। अंततः सारी स्टडीज, साइंटिफिक स्टडीज करने के बाद में नमामि गंगे मिशन प्रारंभ हुआ। 300 प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया था, उसमें से 100 प्रोजेक्ट पूरे हुए हैं जी। पिछले वर्ष जो इलाहाबाद में कुंभ हुआ था, देश और दुनिया से आए हुए 22-23 करोड़ लोगों ने इस बात को साक्षी भाव से देखा था कि गंगा के पानी की गुणवत्ता में परिवर्तन आया है। पिछले 4 साल 5 साल में माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जिस तरह से हमने काम किया है, उसका परिणाम ये हुआ कि अक्टूबर में जब हमने गंगा की राफ्टिंग एक्सपीडिशन किया था, देवप्रयाग से लेकर के फ्रेजरगंज तक का जो है बंगाल में, जहां गंगा जाकर के समुद्र में विलीन होती है, उस समय हमने पूरे मार्ग में जो है साइंटिस्ट को साथ लेकर, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के जो एक्वाटिक एनिमल्स की स्टडी करने वाले लोग हैं उन सबको साथ लेकर के, कुछ साहसिक खेलों के खिलाड़ियों को साथ लेकर के पूरा एक्सपीडिशन किया। नाव के द्वारा वो गए, हर स्ट्रेच का उन्होंने स्टडी किया। मैं भी ऋषिकेश से लेकर के, देवप्रयाग से लेकर ऋषिकेश तक साथ आया था जी। पूरे मार्ग में ऋषिकेश से देवप्रयाग से ऋषिकेश तक पानी सीधे पी करके, और मैंने वैज्ञानिकों के साथ में इस बात को सुनिश्चित किया था कि पीने का पानी पीने के योग्य है। ऋषिकेश से लेकर के हरिद्वार तक कुछ काम जो शेष है वो अभी पूरा हो जाएगा। मैं विश्वास के साथ में एक बात कह सकता हूं कि आने वाले कुंभ के समय में हरिद्वार में गंगा पूर्ण रूप से आचमन के योग्य हो गया, और हरिद्वार से लेकर के फ्रेजरगंज तक भी। एक बात मैं और आज दावे के साथ में कह सकता हूं कि दुनिया की 2500 किलोमीटर लंबी हमारी गंगा नदी है। दुनिया में केवल एकमात्र सबसे बड़ी लिविंग रिवर है जिससे रोजाना करोड़ों लोग जिसके साथ में प्रत्यक्ष व्यवहार करते हैं, जैसा आपने कहा। उसके कारण से भी पोल्यूशन होता है, लेकिन फिर भी दुनिया की 10 सबसे साफ नदियों में से एक नदी आज हमारी गंगा नदी है, और उसका जो श्रेय है वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को है कि उन्होंने इस तरह से मिशन मोड में उसके लिए काम किया। जो पोल्यूशन के फैक्टर्स हैं, एक फैक्टर है पोल्यूशन का जो सुएज के कारण से, जो अनट्रीटेड, ट्रीटेड, सेमी ट्रीटेड सुएज जाता है, उसके कारण से नदियां अशुद्ध होती हैं। दूसरा कारण निश्चित रूप से इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट है, और तीसरा जो प्रत्यक्ष व्यवहार के कारण से जो नदियों में अशुद्धता होती है। तो जो शेष 2 फैक्टर्स जो हैं वो अभी साइलेंट है, न इंडस्ट्री चल रही थी और न प्रत्यक्ष व्यवहार हो रहा था। इसके कारण से निश्चित रूप से पानी की गुणवत्ता में कुछ प्रभाव आया, लेकिन इसको भी हमने एक अपॉर्चुनिटी के रूप में लिया। माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर हमने अपने मंत्रालय के सारे डिविजन्स को आग्रह किया, और इसके अतिरिक्त भी जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, IITs हैं, SSC गंगा प्लेटफॉर्म है, इन सबको हमने रिक्वेस्ट किया कि अलग अलग स्ट्रेचेस के गंगा, यमुना, सहायक नदियां और इसके अतिरिक्त भी देश की नदियों का इस समय में अध्ययन करें, ताकि हम इस बात को जान सकें कि इंडस्ट्रियल पोल्यूशन का टोटल पोल्यूशन में कितना कंट्रीब्यूशन है, ताकि आने वाले समय में हम शेष नदियों पर काम करते हुए उसके लिए अनुकूल योजना बना सकें। सर, एक और सवाल मेरा आत्मनिर्भरता वाला है, क्योंकि कल ही आपने 100 साल पहले स्पेनिश फ्लू महामारी के दौरान तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन का जिक्र किया था। उनका उदाहरण देते हुए कहा था कि हिंदुस्तान को भी काम करने के लिए बात कही थी 130 करोड़ की उस आबादी के लिए जिससे हर चौथा बच्चा रात में भूखा सोता है। कितना आसान लगता है सर ये आत्मनिर्भरता वाला ये फॉर्मूला? पहली बात तो मैं आपकी बात को सिरे से खारिज करता हूं कि हिंदुस्तान में हर चौथा बच्चा भूखा सोता है। मुझे लगता है कि हमको ऐसे वक्तव्य देने से पहले बहुत जिम्मेदारी से इस बात पर मनन करना चाहिए। दूसरा विषय मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूं, जो मैंने उस कल कहा था जी, कि जब पैंडेमिक 1918 में आया था, दुनिया के करोड़ों लोग जो है उसके कारण से मारे गए थे। ऐसा माना जाता है कि 6 करोड़ लोगों की ये लीला उस समय समाप्त हो गई थी। अमेरिका में भी माना जाता है कि लगभग 6 लाख लोग उस समय मरे थे। देश में, भारत में 2 करोड़ लोग काल कवलित हुए थे, ऐसा माना जाता है, जबकि भारत की आबादी उस समय 20-22 करोड़ थी। 10% जनसंख्या समाप्त हो गई थी जी। उस समय में अमेरिका के राष्ट्रपति, तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने कहा अमेरिका फर्स्ट, और बाद में
जो है उनके बाद जो राष्ट्रपति आए विल्सन साहब, उन्होंने उस विषय को आगे बढ़ाया। 20 साल में अमेरिका जो है वो दुनिया की आर्थिक महाशक्ति बन करके उभरा। आज 100 साल बाद में ठीक वैसा ही पैंडेमिक जब दुनिया के सामने है, साहस के साथ में भारत के जो है प्रधानमंत्री ने खड़े होकर के कहा, सारी दुनिया और बड़े बड़े देश जब इस पैंडेमिक से घबराए हुए थे, भारत के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने साहस के साथ में खड़े होकर के कहा कि हम इस आपदा को अवसर में बदलेंगे, क्राइसिस विल बी कन्वर्टेड इनटू अपॉर्चुनिटी, और हम इसको बदल करके हम अपने देश को आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे। और ये पिछले 3 दिन में जिस तरह से पैकेज, जो पॉलिसी रिफॉर्म्स, हैंड होल्डिंग और सपोर्ट की बात जो की गई है, इसको आप समग्र रूप में देखिए। और जैसा मैंने अभी प्रारंभ में पहले प्रश्न के उत्तर में कहा कि जो हमारे टॉप जो सेक्टर्स हैं, जो सबसे ज़्यादा रोजगार प्रदान करते हैं और साथ ही साथ में देश में जिनके माध्यम से एक संपूर्ण परिवर्तन की, ट्रांसफॉर्मेशन की संभावना है, उन सारे सेक्टर्स को एड्रेस करते हुए जो माननीय वित्त मंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर, उनके मार्गदर्शन में ये आत्मनिर्भर भारत का पैकेज भारत के सामने रखा है। दुनिया के 4 ऐसे पहले 4 देश जिन्होंने जीडीपी का 10% या उससे अधिक जो है वो अपना पैकेज डिक्लेयर किया, उसमें से एक भारत भी है। जी सर, एक आखिरी सवाल और, लॉकडाउन को लेकर बहुत लोगों में उत्सुकता ये है कि क्या होगा आगे लॉकडाउन का। आज तो किस तरीके का लॉकडाउन 4 रहने वाला है सर, कुछ जानकारी? मुझे लगता है कि उसके लिए थोड़ा सा धीरज के साथ इंतजार करने की आवश्यकता है। अभी थोड़ी देर में हम सब लोगों के बीच में गृह मंत्रालय से आधिकारिक रूप से इसकी घोषणा हो जाएगी और उसी के बाद में हम सब लोग इस विषय पर बात करेंगे, तो मुझे लगता है ज़्यादा श्रेष्ठ होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ जुड़े हुए थे गजेंद्र सिंह शेखावत, जिन्होंने कहा कि नमामि गंगे योजना को लेकर आगे सरकार बहुत काम कर रही है और उम्मीद ये की जाएगी इस योजना को सफल बनाने के लिए हम लगातार युद्ध स्तर पर लगे हुए हैं। फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी है।